हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज एक ख़ास दिन है। रीज़न बिंग की खास इसलिए है कि वी हैव completed 7,000 प्लस मेंबर्स हियर। एंड यू नो कि इस चैनल को हमने 1 नवंबर को स्टार्ट किया था, तो अ बिग बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और क्या कहूँ, मतलब साथ जब कंप्लीट होता है तो थाला हमारे याद आते हैं, बट ऑनेस्टली कहूँ तो थाला का कोई हाथ नहीं है, आप सबका हाथ है। एंड ये मैंने पोस्ट भी किया था एक छोटा सा। सो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली हमारा जो पी वाई क्यू प्रिलिम्स डिकोडर सीरीज़ है उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। अलॉन्ग विथ दी करेंटली तो था ही, जिसमें कि मैं क्या करता हूँ, आर्टिकल्स को इंटीग्रेट करता हूँ विद द पी वाई क्यूज, जिसमें बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं साथ साथ, और उनका बेसिक भी रिवाइज हो जाता है। और साथ में उनको करंट का भी आइडिया लग जाता है। एंड पी वाई क्यू डिकोडर जो सीरीज़ है उसका तो आपको पता ही है, जिसमें कि मैंने मल्टीपल थीम्स बताए हैं। एंड टुडे आई हैव डिसाइडेड कि जो मल्टीपल थीम्स है ना, जो मैंने लास्ट 1 वीक में कराए हैं, तो उसे फिर से थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बच्चे लिखते हैं इसे एंड वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो मल्टीपल टाइम्स आई गेट द मैसेजेस ऑफ यू ऑल कि भैया उसको एक बार में ही करा दो। तो मैं उसे कोशिश करता हूँ कि जो पिछले हफ्ते में मैंने कराया है उसे मैं फिर से एक बार बता दूँ, एंड कुछ मे भी न्यू इंसाइट भी आप लोगों को मिल जाए, तो आप लोग इसे जॉट डाउन कर लो। एंड यस, आप अगर इस चैनल पे न्यू हो तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो लेट अस स्टार्ट। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935। जितने भी कॉलोनियल एक्ट्स होते हैं उसमें इन 2 एक्ट से मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस दिखते हैं, एंड मैंने ऑलरेडी इसे दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, अब जो टॉपिक हमने लास्ट 1 वीक में डिस्कस किया उसमें ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, जिसपे रिपीटेडली क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, मोस्ट ऑफ यू नहीं जानते हैं तो बता दूं कि इसमें 2 चीज़ों पे फोकस करना है। फर्स्ट, जो पोर्टुगीज आया था 1500, मतलब 1498 टू बी प्रिसाइज, से लेके 1560s के बीच में उसने जो टेरिटरीज अक्वायर करी है ना, एंड उसमें जो किंग्स एंड जो गवर्नर्स थे वो जो इन्वॉल्व हुए हैं, उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और ये आपको हमारे ब्लू बुक में भी इस पे खास चैप्टर दिया हुआ है, नहीं तो तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी से भी आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थीम आज के लिए ये। देन सेकेंड थीम इज पॉलिटी में डीपीएसपी। देखो, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 51A कंप्लीटली इम्पॉर्टेंट है, बट उसके अलावा उसमें स्पेसिफिकली हमारा जो डीपीएसपी है ना, वो यूपीएससी का फेवरेट रहा है। और इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपली आपको आर्टिकल्स और उसमें जो आर्टिकल्स में जो सॉरी, हाँ, आर्टिकल्स में जो इन्फॉर्मेशन है, समरी जो है सिंपल, वो हमसे पूछता है। जैसे देखो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 है। अब इसमें आपको 2025 का क्वेश्चन देखो, ये 20 में पूछा गया था 2020 में, ये 2025 का क्वेश्चन है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट। ठीक है, इसी तरीके से मैंने दिखाया है टोटल 12 क्वेश्चंस इन लास्ट 15 ईयर्स, और मे भी इससे ज़्यादा भी पूछा गया था, पर मैंने अच्छे से इस वीडियो में बताया था आप लोगों को, अगर याद हो तो, कि आपको आर्टिकल्स रट्टे मारने हैं 36 से लेकर अप टिल 51 बहुत अच्छे ढंग से। एंड इसमें भी स्पेशली आर्टिकल 37, 38, 39, इस पे खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा। फाइन। प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया ना डीपीएसपी, उसे भी देख लीजिएगा। और गांधीयन लिबरल प्रिंसिपल, ये बेसिक चीज़ें थोड़ा सा क्लासीफाई कर लीजिएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स रट्टा मार लो। फाइन, ये डीपीएसपी का मामला है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सबसे रिपीटेड कह लो और सबसे इजी, ये भी मैंने बताया था। देन वी हैव फिजिकल डिसिप्लिन। अभी बजट का समय चल रहा था, तो मैंने इसमें अच्छे से बताया था कि बजट में जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट गवर्नमेंट करती है ना, वो यूपीएससी को पसंद आता है, उस पर क्वेश्चन फ्रेम करना। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, नॉट ये फैक्चुअल करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन, कि फिजिकल डेफिसिट कैसे गवर्नमेंट कम कर सकती है, फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है। तो देख लो 2015 में, 2016 में एंड 2010 में ये क्वेश्चन आए थे। तो अभी बजट का समय चल रहा था, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये हाईलाइट कर दूं। एक और बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है FRBM एक्ट, ये भी डेफिसिट से ही रिलेटेड है। ये भी मैंने पहले आप लोगों को अच्छे से बताया है, उस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है, तो उस थीम को भी आप लिख लेना अगर आपने नहीं लिखा है तो। फाइन, देन वी हैव, और ये एक चीज़ इसमें दिखाना था, देखो एग्जैक्ट एक जो फोर्थ पॉइंट है इसको हटा दो तो एग्जैक्ट चीज़ें यूपीएससी ने लिख दी है, कुछ मतलब मेहनत भी नहीं की। चले हम, देन कल हमने बात करी थी रेयर अर्थ मेटल्स पे, इस पे क्वेश्चन फ्रेम होता है 2012 में, 2021 में, देन वी हैव रेयर अर्थ जो है 2022 में एंड 2025 में आपको दिख रहा है। ऑल्सो रेयर अर्थ मेटल्स पे कॉरिडोर्स बनने वाले हैं 4 स्टेट्स में, इस बार बजट में अनाउंस किया गया है। एंड रेयर अर्थ मेटल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है जो ईवीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं इसकी वजह से, एंड चाइना किस तरह से स्ट्रैटेजिकली उसे कंट्रोल कर रहा है, तो लगातार न्यूज़ में है, तो इससे आप उम्मीद कर सकते हो इस थीम से क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है, ओके, सो बजट की बात हो रही है तो बजट के साथ साथ जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन है उस पर भी क्वेश्चन आया और ये लगातार न्यूज़ में है और इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा था 15 फाइनेंस कमीशन में, ठीक है। देन 2012 में क्वेश्चन पूछा था अगेन 13 फाइनेंस कमीशन, एंड जो दो तरह के डिवोल्यूशन होते हैं, एक हॉरिजेंटल एंड दूसरा वर्टिकल, तो ये 2025 में ही आपको क्वेश्चन दिखा गया था ऑन वर्टिकल डिवोल्यूशन, जिस तरह से फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है। तो दो चीज़ों पे फोकस करना है, किस तरह से हॉरिजेंटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एंड उसके जो रेफरेंसेस लिए जाते हैं, ठीक है, इसको देखना है, और फिर वर्टिकल डिवोल्यूशन को देखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है। फाइन, अब हम आते हैं एक थीम स्पोर्ट्स का। मैंने बताया था स्पोर्ट्स में अगर देखो तो लगातार 2 to 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रॉम 2021 में। उसमें एक थीम जो रिपीट हुआ जो मैंने बताया था ऑलरेडी, दैट इज चेस ओलंपियाड। उस पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है 2023 में एंड 2025 में, आपको दिख गया। फाइन, तो टोटल आई थिंक हमने 6 to 7 थीम्स आप लोगों के साथ जो साझा किया है, और इन सबको जॉट डाउन कर लेना। अब एक तरफ तो मैड आप सीखते हो, मैड के थ्रू क्या सीखते हो कि कुछ किस तरह से हमारा एप्टीट्यूड होना चाहिए किसी क्वेश्चन को लेकर। मैं जो ये पीवाईक्यू डिकोडर सीरीज में जो थीम्स बता रहा हूँ ना, वो क्या बता रहा हूँ कि देयर आर सर्टेन थीम्स जिस पे क्वेश्चन रिपीट होता है, जैसे डीपीएसपी है, ठीक है, जैसे बताया मैंने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है, और उसमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है ये भी बता रहा हूँ। तो एक तरफ तो जब आप रिवाइज करते रहते हो प्रीलिम्स के लिए अपने सब्जेक्ट्स जैसे इको, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है, उसमें आप फोकस करोगे इन टॉपिक्स पे खास करके, एंड स्पेशली व्हेन जब आप लास्ट लैप ऑफ रिवीजन में जा रहे हो, आपको पता है 2 या 3 दिन के बाद पेपर आने वाला है, तब भी आप थोड़ा सा इन टॉपिक्स को, इन थीम्स पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत हाई रिवार्डिंग है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे लिस्ट निकाल दिया, मैं पीवाईक्यू के थ्रू दिखा रहा हूँ कि किस तरह रिसेंट ईयर्स में इन थीम्स पे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सो ये फ़ायदा है करेंटली का पार्ट बनने का। सो मैंने कहा एक बार आपको सब्सक्राइब कर लो, फिर से कह रहा हूँ अगर आप नए हो इस चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। हमने 2 वीक के अंदर 2000 नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं, एंड आगे ये बहुत आगे जाएगा, आई नो, एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। चलते हैं हम आज के करेंटली पे। करेंटली भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, करंट जो टॉपिक्स होते हैं ना, जो न्यूज़ में रहते हैं, उससे इंक्लाइन करता हूँ। आज टोटल 5 ऐसे टॉपिक्स मैंने लिए हैं फ्रॉम द हिंदू, एंड 5 डिफरेंट जो पीवाईक्यूज हैं उसको भी हम साथ में देखेंगे, साथ में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। ओके, तो पीवाईक्यू ऑन टिप भी, वो भी आपका इंश्योर कर देता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। न्यू स्टार्ट ट्रीटी न्यूज़ में है, हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन करना है। इस पे क्वेश्चन आया है, यस आया है 2011 में, चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। सो द न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज इन न्यूज़, व्हाट इज़ द ट्रीटी, किस चीज़ के बारे में, बेसिक पूछा है, बहुत डेप्थ में नॉलेज नहीं चाहिए इस टॉपिक पे, और ये लगातार न्यूज़ में है तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि अब इसी को बैठ के इस पे हम R&D करते रहेंगे, थोड़ी सी बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए। सो आप पहले अटेम्प्ट करो। इट इज़ अ बायलेटरल स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन द यूएसए एंड द रशियन फेडरेशन। Second statement is it is a multilateral energy security cooperation treaty among the members of East Asia Summit। ठीक है, ईस्ट एशिया, एक मिनट में पानी पी लूँ। सो ईस्ट एशिया समिट के जो कंट्रीज हैं उनके बीच में एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन वाली ट्रीटी है। थर्ड वन इज
It is a treaty between the Russian Federation and the European Union for the energy security cooperation. And the fourth one is it is a multilateral cooperation treaty among the BRICS countries for the promotion of trade. अब आपको बताना है, चलिए हम देख लेते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी है क्या. बेसिकली एक ही न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है बिटवीन यूएस एंड रशिया. आपको पता है कोल्ड वार के एरा में रशिया जो कि यूएसएसआर हुआ करती थी एंड यूएस, इनके बीच में एक कहते हैं ना आर्म्स रेस लगी थी. तो इन्होंने आई थिंक 4000 प्लस दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं. तो ऐसी रेस लगी थी कि लगातार ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स बनाते गए. अब उस वेपन्स में क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन्स में क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी तो एस्केलेशन का डर रहता है. और एस्केलेशन का डर रहता है, जस्ट सपोज गलती से न्यूक्लियर आर्म जो है फायर कर दिया गया एक कंट्री पे, तो सोचो दोनों कंट्रीज़ के पास 4000 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं. तो कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है एस्केलेशन के टाइम में अगर हम ना ऐसे ट्रीटीज साइन करके नहीं रखेंगे. तो दोनों कंट्रीज ने मैच्योरिटी दिखाई थी एंड दे डिसाइडेड कि एक ट्रीटी ऐसा साइन किया जाए फॉर सर्टेन ईयर्स. और ये कोल्ड वॉर एरा में ही स्टार्ट हुआ था, वो लगातार चलते आ रहा था. सो लेट अस सी, एक बायलेटरल न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है बिटवीन यूएस एंड रशिया. जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ना, उसका जो साइनिंग डेट है दैट इज 2010 में हुआ था, 10 ईयर्स के लिए आया था. एंड फिर इसको 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, फिर 1 ईयर के लिए आई गेस एक्सटेंड किया गया. इसी तरीके से एक एक साल पे दोनों कंट्रीज ना म्यूचुअल मतलब सहमति से दे एक्सटेंड दी डेट, आई मीन ईयर. ओके, तो इस तरह से बढ़ाया गया और इसका एक्सपायरी फेब 26 में है, जिसमें कि रशियन इंटरेस्ट दिखाया कि एक ईयर एक्सटेंशन और बढ़ाया जाए, 1 ईयर और एक्सटेंड किया जाए इस ट्रीटी को जो 2010 में साइन किया गया. अब देखो ये गलत फहमी में मत रहना, स्टार्ट 1 जो है 91 2009 में ही साइन किया गया था. ठीक है, तो न्यू फ्रेमवर्क सेम है, बस नाम चेंज कर दिया गया 2010 में और उसको एक्सटेंड हम कर रहे हैं. अब इसमें है क्या, हाँ ये मैं कहना चाहता हूँ कि रशिया चाहता था कि 1 ईयर तक एक्सटेंड करे जो इस ट्रीटी को अगले 1 साल के लिए, फिर से फेब 26 में ये ख़त्म हो रहा है जो टाइमलाइन फिक्स किया गया है. बट यूएस जो है ना, अगेन डोनाल्ड ट्रंप, वो इंटरेस्टेड नहीं है इसमें. तो लेट अस सी क्या होता है. तो एक तरह से अनसर्टेनिटी फिर से आएगी. अब की प्रोविजंस क्या है कि लिमिट्स डिप्लॉयड स्ट्रैटेजिक वॉरहेड्स, जो है ना डिप्लॉयमेंट्स होती है स्ट्रैटेजिक वॉरहेड्स को, उसको लिमिट करता है. ठीक है, एंड इंक्लूड्स रोबस्ट वेरिफिकेशन, दोनों साइड से वेरिफिकेशन होती है, इंस्पेक्शन होती है, डेटा एक्सचेंज होती है. ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंसी एक तरह से रहती है इस में कह सकते हो. तो क्लैरिटी रहती है. तो एस्केलेशन में अगर एस्केलेट हो रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो वहाँ पे आपको ये मदद करती है. ठीक है, एंड नोटिफिकेशंस वगैरह दिए जाते हैं. अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो एक ही न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है बिटवीन यूएस एंड रशिया. सो बेसिकली मैं समझाना चाहता हूँ, इस ट्रीटी से दोनों इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने वॉरहेड्स के बारे में. ठीक है, और डेटा एक्सचेंज करते हैं. तो इससे ना क्लैरिटी होती है. समझ गए, इससे ज़्यादा जानना नहीं है, ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है. सो ये बायलेटरल ट्रीटी है बिटवीन यूएसए एंड रशिया. सेकेंड आर्टिकल है, बजट में टर्टल ट्रेल्स के बारे में अनाउंसमेंट हुई. ओके, अब टर्टल ट्रेल्स के बारे में अनाउंसमेंट हुई. अब इसको लेके जो एनवायरमेंटलिस्ट है ना, वो कंसर्न्ड है. अब इस आर्टिकल में हम 2-3 चीज़ें देखेंगे. एक तो ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में हम समझेंगे. ठीक है, इंडिया का क्या नाता है, इंडिया से क्या नाता है, इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखेंगे. एंड ऑल्सो वी विल सी इरावादी जो डॉल्फिन्स हैं उसके बारे में भी देखेंगे. ठीक है, इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 2. इरावादी डॉल्फिन के बारे में मैंने जैसे हाईलाइट कर दिया है, 2019 का क्वेश्चन है. आपको बताना है ये जो वाइल्ड लाइफ है एंड कहाँ नेचुरली फाउंड, मतलब किस रिवर में करता है. तो ब्लू फिन्ड मशीर है, कावेरी में करता है, आपको बताना है. इरावादी डॉल्फिन चंबल रिवर में करता है एंड रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट में करता है, ये आपको बताना है. ठीक है, चलते हैं आज के आर्टिकल पे, देख लो ऑप्शन. ओके, सो बजट प्रपोजेज टर्टल ट्रेल्स इन ओडिशा, कर्नाटका, केरला. कंजर्व जो ऑब्वियसली कंजर्वेशन करते हैं से मास नेस्टिंग. मास नेस्टिंग क्या होता है ये मैं बता देता हूँ कि टर्टल क्या होते हैं. खास करके जो ओलिव रिडली टर्टल है वो हमारे कोस्टल इलाके में आते हैं. ओके, सॉरी मैं इंडिया का
मैप अभी नहीं बताना चाहता हूँ, मतलब बनाना नहीं चाहता हूँ, खास करके जो ओडिशा ये है, और यहाँ पे एक साथ मतलब लाख्स के नंबर में आते हैं। और एक टर्म है अरीबेडा, अरीबादा कह लो, अरीबेडा कह लो, जिसका स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है अराइवल। वो साथ में आते हैं एंड वो यहाँ पे लेग्स जो है ना ले करते हैं, ठीक है। एंड 7 दिन का ये पूरा पीरियड होता है, और ये उनके लिए बहुत सेफ होता है, यहाँ ले अपने एग्स को ले कर पाए और अपनी जो जनरेशन है वो उसको आगे ले जा पाए। तो इस पर्पज से जो टर्टल ट्रेल्स इधर बनाए जाएंगे, जो कि उसका पर्पस होता है इको टूरिज्म, तो इसको जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं देख रहे हैं कि इससे खतरा हो सकता है इनके जो ये पूरा प्रोसेस है उसमें। ओके, सो इसी पर्पज से हम इसे देखते हैं कि बजट प्रपोजेस, तो ये ओडिशा, कर्नाटका एंड केरला में टर्टल ट्रेल्स बनेंगे। एंड मास नेस्टिंग साइट्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, लाइट्स विजिटर्स डिस्टर्ब ओलिव रिडली टर्टल्स। एंड इस आर्टिकल में एक और चीज़ मेंशन किया गया है अबाउट इरावाडी डॉल्फिन्स। क्यों किया गया है, इसके पीछे का रीज़न है कि इसी तरह से इको टूरिज्म जो है चिल्का लेक में इरावाडी डॉल्फिन्स के लिए मतलब कि इसका प्रोविज़न किया गया था, एंड उनके जो डिक्लाइन के लिए वो रीज़न बना। तो इसको एज एन एग्जाम्पल, नेगेटिव एग्जाम्पल देकर इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि इससे इम्पैक्ट पड़ेगा ओलिव रिडली टर्टल्स के पॉपुलेशन में, या जो उनका प्रोसेस होता है पूरा लेगिंग का, एग लेइंग का, ठीक है। सो ओलिव रिडली टर्टल जो है वो वल्नरेबल है IUCN पे इनका स्टेटस। मास नेस्टिंग को एरीबाडा कहते हैं, मतलब अराइवल। और ये रेयर साइट है जो आपको दिखता है इंडिया में, कोस्टारिका में, और भी कुछ कंट्रीज हैं जिसके कोस्ट पे ये दिखता है, बट इंडिया एंड कोस्टारिका इम्पॉर्टेंट है। भारत में जो मेजर साइट्स हैं उसमें गहीर माथा और रूसी कुलिया, ये दोनों उड़ीसा में है। ये दोनों कोस्टल कह लो लोकेशन है, उड़ीसा में है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये न्यूज़ में है, और इस काफ़ी सेंसिटिव है। अब सेंसिटिविटी क्या है ओलिव रिडली टर्टल के साथ, कि हाईली सेंसिटिव टू लाइट्स, नॉइज एंड ह्यूमन प्रेजेंस। अब देखो इको टूरिज्म में क्या होगा, लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे, फोटो वगैरह खींचेंगे, तो वो तो फ्लैश करता है ये सारी चीज़ें, तो इससे इनके पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इनका कहना है। एंड नेस्टिंग साइट्स मस्ट बी नो गो जोन्स होना चाहिए। अब इरावदी डॉल्फिन के बारे में जान लो। देखो डॉल्फिन्स जो इंडिया में आपको पता है गंगाज में भी है, और इरावाडी रिवर में भी, मतलब सॉरी इरावाडी कहता हूँ, चिल्का लेक में भी है। और इरावाडी डॉल्फिन जो है वो एस्टोरीज में ब्रैकिस वाटर में आपको दिखता है। गंगाज डॉल्फिन क्या है, फ्रेश वाटर में, चंबल रिवर वगैरह में, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उसके आसपास ये दिखता है। ओके, सो IUCN स्टेटस क्या है इरावाडी डॉल्फिन का, इंडेंजर्ड है। एंड फीचर्स क्या होता है, राउंडेड हेड होते हैं, नो बिग, लो ट्राइंगुलर डोर्सल इनका फिन होता है, ठीक है। सर जो है गोल होता है, नो बिक नहीं होता है इनके पास। एंड बोट ट्रैफिक, हैबिटेट डिस्टर्बेंस एंड फिशिंग नेट्स की वजह से इनकी संख्या कम हो गई है। इरावेडी डॉल्फिन समझ गए, ऑलिव रिडली टर्टल समझ गए, क्या प्रॉब्लम है समझ गए, अरीबेडा समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो ये एक और चीज़ देखने वाली बात है कि मशीर जो है ना, इस पे क्वेश्चन 2 बार पूछा है। तो ये एक फिश है जो कावेरी रिवर में मिलता है, ये सही है। इरावाडी डॉल्फिन चंबल रिवर, यहाँ पे आपको कैच है, चंबल रिवर में मैंने क्या बताया, गंगा, जो गंगाज डॉल्फिन है वो मिलता है। ओके, तो ये गलत है, कहाँ मिलता है ये, चिल्का लेक ओडिशा में। रस्टी स्पॉटेड कैट कहाँ मिलेगा, ये ईस्टर्न घाट में, ये सही है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। ओके, तो आंसर विल बी सी, सॉरी। अब पहले क्वेश्चन का भी मैं आंसर बता ही देता हूं। तो ये बायलेटरल स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन USA एंड रशियन फेडरेशन। चलें आगे, ये होगा उसका आंसर। तीसरा जो आर्टिकल है वो नंदा देवी के रिगार्डिंग था। UPSC ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। देखो माउंटेनियरिंग होता है ना, तो माउंटेनियरिंग जो होता है, जो पर्वतारोहण सॉरी, तो वो जो लोग करते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करती है। हमारे लिए वो जानना इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट पीक्स जो है न्यूज़ में, तो वो हमें देखना है। UPSC इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूज़ में ना भी हो तो हमारे बेसिक सोर्स में तो दिख ही जाएगा। पहले आप देख लो,
जो ये इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, नमचा बरुआ, नंदा देवी एंड नोकरेक, क्या उसके लोकेशन सही हैं? मतलब कि जो टाइप्स ऑफ हिमालयाज है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, क्या ये सही है? गढ़वाल हिमालय में नमचा बरुआ है, फर्स्ट इज करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बताना है। नंदा देवी क्या कुमाऊं हम हिमालय में है? सही गलत आपको बताना है। नोकरेक जो है सिक्किम हिमालय में आपको बताना है। ठीक है, पहले हम चलते हैं इंडिया का मैप देखते हैं एंड फिर आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। गढ़वाल डिवीजन और कुमाऊं डिवीजन जो उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ, शायद ये आपको सब ना बताएं, मैं थोड़ा सा बता दूंगा। चलिए, पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नमचा बरुआ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जो है लोकेशन है, कह लो पीक है, और ब्रह्मपुत्रा जिस तरह से इंडिया में फॉल करती है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। ये भी PYQ में 2 टाइम्स आया है, तभी मैं 2022 में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाया था। 22 का है या 23 का है? 22 का, यस करेक्ट हुआ था। ठीक है, अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, काराकोरम है, फिर लद्दाख रेंजेस हैं, फिर जस्कार है, देन पीर पंजाल है। ये भी एक 2020 का क्वेश्चन है कि हम नॉर्थ से साउथ अगर देखें पिक्स को। अब मुझे ये नमचा बरुआ दिखाना था, और भी है, ये उत्तराखंड में हो जाएगा आपका जो हमने देखा क्या, नंदा देवी। ठीक है, कामेत है एंड हियर इज नंदा देवी, हियर इज कामेत, फाइन। और नोकरेक जो है वो मेघालय में है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हम चलते हैं, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया हो। नमचा बरुआ गढ़वाल हिमालय, देखो गढ़वाल क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है ना उसको मेनली 3 हिस्सों में बांटा जाता है, मेनली तो 2 ही कहो। ये वाला रीजन जो है ना ये इसको हम कंसीडर करते हैं इन प्लेन रीजन, लेकिन फिर भी 2 मेजर में करते हैं। तो जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ना उसको कुमाऊं कहते हैं। आई मीन नेपाल के साथ नहीं कह लो, टू बी प्रिसाइज ईस्टर्न साइड वाला कुमाऊं रीजन है एंड वेस्टर्न साइड वाला गढ़वाल रीजन है। दोनों कल्चरली दोनों के बीच में डिफरेंस है, लैंग्वेज एंड ऑल। अब जो हमारे 2 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं ना, नंदा देवी एंड कामेत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार आप चेक कर लेना, कामेत भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो चमोली किस गढ़वाल के अंदर आता है या कुमाऊं के अंदर आता है, ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली गढ़वाल डिवीजन में ये आता है। नमचा बरुआ कहाँ है? ये तो अरुणाचल प्रदेश में, तो ये तो गढ़वाल का पार्ट हो ही नहीं सकता है। नोकरेक क्या सिक्किम हिमालय का पार्ट है? नहीं, वो तो मेघालय में है। तो नमचा बरुआ गढ़वाल हिमालय इनकरेक्ट। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, एक मिनट, आई विल हैव टू चेक दिस वन, आई मीन ये मुझे लगता है कि गलत है। एक मिनट, डिस्ट्रिक्ट में चेक कर लेता हूँ। मुझे जहाँ तक याद है मैंने उत्तराखंड का दिया है ना PCS, तो एक मिनट मुझे दे दीजिए, आई एम सॉरी फॉर दिस, एक बार कंफर्म हो लूँ। नंदा देवी विच डिस्ट्रिक्ट? चमोली में है, ये तो सही है, बट ये मैप गलत तो नहीं है। एंड चमोली इस कुमाऊं, एक मिनट माफ़ करना, थोड़ा सा क्लैरिटी ले लूँ, गलत ना हो जाए कुछ इन्फॉर्मेशन। इज चमोली इन कुमाऊं डिवीजन ऑफ उत्तराखंड? चमोली इज इन द गढ़वाल रीजन, आई डोंट नो, मुझे ये पता था पर इसमें कुमाऊं दिया है। एंड आंसर इसका तो तीनों गलत है इस हिसाब से, बट इसका आंसर बी दिया हुआ है। तो अगेन इसको मैं फिर से रीचेक करूँगा और मुझे क्लैरिटी चाहिए, बट यहाँ पे गढ़वाल होगा क्योंकि चमोली जो है वो गढ़वाल ही डिवीज़न में आता है और यहाँ पे स्पेसिफिकली गढ़वाल हिमालय की भी चर्चा की गई है। तो वन थिंग इज़ देयर कि UPSC ने अगर 2 दिया है तो ये इनकरेक्ट हो सकता है ऑनेस्टली। तो इस क्वेश्चन को मे बी ड्रॉप भी किया हो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे एक क्लैरिटी मैं देना चाहता हूँ, ये चमोली में है, चमोली गढ़वाल डिवीज़न में आता है। ठीक है, और कामेत भी गढ़वाल में आएगा क्योंकि वो चमोली में आता है वो भी। ठीक है, चलते हैं हम तीसरे पे। तो इसका आंसर ऑफिशियली आई थिंक
2 है, लेकिन ये गलत है मेरे हिसाब से, चेक कर लेंगे हम। ठीक है, चलते हैं हम तीसरे आर्टिकल पे। सॉरी, दिस इज द फोर्थ आर्टिकल ऑफ द डे। मणिपुर में एक इशू क्रिएट हुआ है। मणिपुर में पहली बात तो है कि वहाँ पे लगा था प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद अभी एक गहमा गहमी बढ़ गई है कि बीजेपी फिर से गवर्नमेंट बना रही है, एंड गवर्नमेंट जो बन रही है उसमें नए जो है सीएम फेस को इंक्लूड किया जा रहा है, और उनके साथ साथ 2 और जो डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्टी सीएम बनाए जाएंगे। 2 जो कुकी ग्रुपिंग है उससे एक, और एक जो है नागा ग्रुपिंग से। इस तरह से एथनिक जो बैलेंसिंग कह लो वो किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो वहाँ के आई थिंक प्रेसिडेंट है, उन्होंने कांग्रेस के साइड से चैलेंज किया है कि जो असेंबली है, करंट असेंबली जो है मणिपुर की, उसे डिसॉल्व किया जाए। उसके पीछे का रीज़न उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न दिया है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये कंटेक्स्ट में दे रहा था। पहले आप ना ये देख लो कि ये क्वेश्चन देख लो, 2017 का है। प्रेसिडेंट रूल, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी स्टेट में तो क्या नेसेसरी नहीं है, आउट ऑफ दिस 3 आपको बताना है। ठीक है, बताइए फिर कि डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा नेसेसरीली, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होगा नेसेसरीली, और डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज़ में पीआरआई है या अर्बन लोकल बॉडी है, ये नहीं होगा। ठीक है, आपको बताना है। हम चलते हैं कंटेक्स्ट पे, आर्टिकल डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके आंसर पे आएंगे। सो सिंपल है, मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना लास्ट टाइम मीट किया था। देखो सुनते जाना, लास्ट टाइम मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, या उससे पहले मैं आर्टिकल 174 क्लाउज 1, 174 क्लाउज 2 ये बता देता हूँ, तब और इजी हो जाएगा। यू नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है जिसके बेसिस पे इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो फर्स्ट थिंग, आर्टिकल 174 कहता है, क्लॉज 1 कहता है कि गवर्नर के पास पावर है समन करने का, मतलब कि असेंबली समन करते हैं वो, और 2 असेंबली के बीच में, 2 असेंबली जो सेशंस होते हैं उसके बीच में 6 मंथ्स का उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 जो असेंबली सेशंस होते हैं, ये तो आपने पार्लियामेंट में भी देखा है ना, सेम चीज़ें हैं, वो उसके बीच में गैप 6 मंथ से ज़्यादा, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब क्या होता है, अगर ये चीज़ फॉलो नहीं किया गया तो क्या होगा, हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब 174 क्लॉज 2 आते हैं कि गवर्नर के पास पावर है प्रोरोग करने का, मतलब सेशन को एंड करने का। सीने डाई वाला पावर किसके पास होता है, स्पीकर के पास होता है, हमने पार्लियामेंट में देखा, चेयरमैन के पास होता है। ठीक है, एडजर्नमेंट जो कहते हैं सीने डाई तक। ठीक है, एंड डिसॉल्व द असेंबली इन इट्स टर्म बिफोर 5 ईयर्स ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। ये 174 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है, गवर्नर सेशन को एंड कर सकता है और डिसॉल्व भी कर सकता है असेंबली को, इवन 5 साल से पहले सीओएम जो है के एडवाइस पे। अब मुझे आपसे ये बताना है कि आर्टिकल 174 में जो क्लॉज 1 है उसमें ये कह रहा है कि अगर 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम बीत चुका है, तो उस बेसिस पे कांग्रेस जो है मणिपुर में ये डिमांड कर रही है कि हाउस को डिसॉल्व किया जाए, करंट हाउस। अब हम देखते हैं पूरा मामला मणिपुर में क्या हुआ है। मणिपुर में सिंपली 12 अगस्त 2024 को लास्ट सेशन हुई थी, एंड मतलब सेशन जो ख़त्म हुई थी, लास्ट जो बैठी थी वो 12 अगस्त 2024। अब क्या है ना, आर्टिकल 174 हमने देख लिया क्लॉज 1 की 6 महीने में एटलीस्ट एक बार सिटिंग होनी चाहिए, मतलब 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट सिटिंग शुड हैव हैपेंड ऑन और बिफोर Feb 11 2025। तो ये जो गैप है ना वो 6 मंथ्स का, वो 11 Feb 2025 तक फिल कर लेना था। 2025 2025 ये 6 मंथ्स का है। सुनो एक बार अच्छे से करता हूँ। 12 अगस्त 24, ठीक है, एंड कितना है 11 Feb 25, इसके बीच का गैप 6 मंथ्स है, तो इनके बीच में ही सेशन रख लेनी चाहिए थी। अब क्या हुआ कि 9 Feb को 11 Feb के से पहले आ गया 9 Feb, 2 दिन पहले, जो एन बीरेन सिंह थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, जो तब सीएम थे बीजेपी से। On the same day, the governor cancelled his earlier order that had summoned the assembly for 11th
फरवरी, तो गवर्नर ने समन किया था कि 11 फरवरी से सेशन स्टार्ट किया जाएगा नेक्स्ट, तो गवर्नर ने उसे कैंसल कर दिया। ठीक है, सो द असेंबली विल नॉट मीट बिफोर द 6th मंथ डेडलाइन, तो असेंबली जो है ना 6th मंथ का डेडलाइन नहीं पूरा कर पाई। अब देखो, प्रेसिडेंट रूल लग गया, एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया। एंड प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये नहीं होता है कि हाउस भी डिसॉल्व हो जाए, ये ध्यान में रहे। तो 2 सिटिंग्स हो सकते हैं 6 मंथ्स के अंदर टेक्निकली। ओके, अब इवन चीफ मिनिस्टर नहीं है स्टेट का, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस बेसिस पे कांग्रेस कह रही है कि आपको हाउस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए 171 क्लॉज 1 में क्या है, 174 क्लॉज 1 में क्या है, 174 क्लॉज 2 में क्या है, और मणिपुर में क्या हुआ एग्जैक्टली, किस बेसिस पे कांग्रेस जो है डिमांड कर रही है कि हाउस को डिसॉल्व किया जाए, क्योंकि 6 मंथ्स वाला क्राइटेरिया आपने फॉलो नहीं किया है। ठीक है, समझ गए इतना। अब इस क्वेश्चन में हम चलते हैं कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑटोमेटिकली होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, ऐसा होता है? हाँ, ये हो सकता है, ये तो होगा ही। एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज का क्या कनेक्शन, उसको क्या मतलब है, उसका अपना साइकिल होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, ये होगा। सो नोट पूछ रहा है तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब है लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। अब देखो, एक चीज आप लोग न्यूज में देखते होंगे कि एक सेंट्रल लॉ पास किया गया, पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, एंड कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स खास करके जो अपोजिट अलायंस है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हिमाचल, अभी एनडीए की गवर्नमेंट है सेंटर में, एंड स्टेट्स में इन मतलब जो अपोजिशन अलायंस है उसकी गवर्नमेंट है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो सेंट्रल लॉ आता है उसे अपोज करते हैं। ओके, सेम हुआ जब जो एमजी नरेगा है उसको चेंज कर दिया गया, नया लॉ बन के आया एमजी नरेगा, दैट इज बीवीजी ग्राम जी एक्ट 2025। अब ये एक पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, और इसके अगेंस्ट स्टेट्स जो है ना वो रिजोल्यूशन ला रही है। तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि ये जो रिजोल्यूशन है, क्या ये रिजोल्यूशन का मतलब है कि उस स्टेट में जो ये पार्लियामेंट्री लॉ है क्या वो लागू होगा, नहीं होगा? क्योंकि स्टेट तो अपने मतलब कि असेंबली में इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन ला रही है, आपके दिमाग में चलता होगा, तो इससे मैं थोड़ी क्लैरिटी दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को कीजिए, 2013 का क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब ये तो रिडंडेंट हो गया, फिर भी आप देख लो कि क्या इसका ऑर्गन है। सेकेंड थिंग इज द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो लिस्ट्स होते हैं ना इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसा है क्या, द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है इसके अंदर रखा गया है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स दैट द पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस प्लान्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या ऐसा कहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम नेगेटिवली उसको परसीव करते हैं, बट कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन कहता भी है, समटाइम्स इसको भी ध्यान में रखना है कि हमेशा ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, लेकिन जब डिफाइन वर्ड आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनकरेक्ट होता है, तो ये ध्यान में रखिए और इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व। सो नया जो एक्ट आया है इसके अगेंस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं कुछ, उन्होंने उनके अपने असेंबली में ऐसा हुआ है कि रिजोल्यूशन पास किया गया है, क्योंकि वो फेडरलिज्म, उनके अकॉर्डिंग फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, पंचायती पावर्स जो हैं उसको डिसॉल्व किया जा रहा है, और स्टेट एक्सचेकर पे ज़्यादा बर्डन आएगा। अब हम नहीं जाएंगे एमजी नरेगा एक्ट क्या नया उसमें चेंज आया, ये सारी चीज़ें में नहीं जानना है, बेसिक चीज़ें मुझे समझानी है। रिजोल्यूशन क्यों लाया जाता है, रिजोल्यूशन अगर लाया जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक सेंट्रल लॉ के आने पर। ठीक है, तो बेसिक है कि द स्टेट असेंबली रिजोल्यूशन इज नॉट लीगली बाइंडिंग। जो आपने लाया ना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप एक मैसेज दे रहे हो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है? इट इज ओनली अ पॉलिटिकल मैसेज आर्गुइंग द सेंटर टू रिकंसिडर और चेंज अ लॉ। ठीक है, रिकंसिडर कीजिए आपने जो एमजी नरेगा के अंदर जो चेंजेस लाए हैं या लॉ को ही बदलिए। द रिजोल्यूशन कैन क्रिएट पॉलिटिकल प्रेशर बट कैन नॉट स्टॉप और ओवरराइड अ सेंट्रल एक्ट। सिंपल है,
अब इसके पीछे का बेसिक क्या है, जो एमजी नरेगा एक्ट आया है, जो लिस्ट 3 है जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, आइटम नंबर 23, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो ये एंट्री है इसी के बेसिस पे इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। और भी एंट्रीज के बेसिस पे इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, मतलब कि रिजेम्बलेंस होता है, बट अगेन मुझे लगता है कि ये सबसे प्रिसाइज मुझे लगा, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट। अब इतना समझ लो कि कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, जब बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए स्टेट लॉ जब पास करती है तो वो किया जाता है, तो तब उस एक्सेप्शंस कुछ होते हैं, लेकिन सेंट्रल जो लॉज होंगे ना, पार्लियामेंट्री लॉज होंगे, स्टेट लॉज के ऊपर प्रिवेल करेगा। और इस रिजोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। रिजोल्यूशन पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, लागू होगा ही, क्योंकि सेंट्रल या पार्लियामेंट के पास इस पे पावर है, अदर स्टेट के पास इस पे पावर जो है आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा, ऐसा नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन, है क्या? नहीं है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, डिसीजन मेकिंग इसी से, प्लानिंग कमीशन तो रहा नहीं, अब तो आपको पता है नीति आयोग आ गया है, तो ये तो रिडंडेंट है, पर ठीक है। नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। यस, द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग भी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है इसी के तरह। ओके, एंड द थर्ड वन इज, हाँ, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है, आपको पता होगा आर्टिकल 243 उसके अंदर, कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के तरफ प्लान प्रिपेयर करे। फाइन, 2-3 इसका आंसर होगा। तो ऑलमोस्ट हमने 5 न्यू आज PYQs देखे, इंटीग्रेट किया गया, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली ही होगी इन सारी चीज़ों पे, आप की नॉलेज जो है वो बड़ी होगी। आर्टिकल 174 क्लॉज 1, 174 क्लॉज 2 भी देखा हमने, मणिपुर में हो क्या रहा है वो भी देखा, ये PYQ भी किया ऑन प्रेसिडेंट रूल। हाँ, इसमें एक चीज़ कहूँगा कि इसको थोड़ा सा मुझे रीचेक करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये पता हो कि क्या इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती याद नहीं रहती, बट ये गढ़वाल होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी ऑलिव रिडली टर्टल एंड इरावाडी जो डॉल्फिन है, और ये इरावाडी रिवर म्यांमार में, इस पे भी PYQ आ गया है कि ये फॉल कहाँ करती है, इस पे क्वेश्चन आया था, बहुत 10-15 साल पहले की बात है। ओके, सो ये हमने क्वेश्चन देखा, देन वी हैव दिस क्वेश्चन, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये भी हमने देखा, ठीक है। एंड इतने सारे थीम्स देखे जो इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल से हम फिर से शुरू करते हैं, नए थीम्स के साथ मैं आऊँगा, और जो इम्पोर्टेंट PYQ इंटीग्रेटेड हमारी जो करेंटली है उसे भी मैं लाऊंगा अच्छे से। ऐसे ही आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, आपका 20-25 मिनट में डेली लूँगा, मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट होते हैं, बट आप अपने स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर आप 1.25 पे भी यूट्यूब के में फीचर होता है ना कि मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, ये मैं खुद मानता हूँ, और मैं बच्चों से कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप स्पीड बढ़ा लो, और ये आप कभी भी सुन सकते हो, कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक टाइम फिक्स है कि मैं आफ्टरनून में ही इसे सुनूं, आप इवनिंग में भी सुन सकते हो, रात में भी, बट रेगुलरली सुनिए। PYQ आपका पूरा टिप पे होगा, आपकी क्लैरिटी, बहुत सारी चीज़ों पे आपको क्लैरिटी आएगी, और थीम्स तो मैं बता ही रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो है पाइपलाइन में, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम कल, और जय हिंद।